नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो फैक्ट होते हैं, उनको हम यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं साथियों। और बताना चाहूँगा, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है साथियों। वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसरो का नया अध्यक्ष चीफ कौन बने साथियों? आपके ऑप्शन है डॉक्टर अमित सांगले, डॉक्टर वी नारायण, डॉक्टर ए अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। साथियों, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, इन्हें इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये इनकी इमेज है साथियों। आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। तो वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर वी नारायण अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की कमान संभालेंगे साथियों, और इन्हें नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इनका जो ड्यूरेशन था साथियों 14 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और ये एस सोमनाथ की जगह इन्होंने पदभार ग्रहण किया है साथियों। ठीक है, जो हमारे अध्यक्ष थे एस सोमनाथ, उनका जो कार्यकाल था साथियों वो 14 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया, जो कि उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद। ठीक है, और एस सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था साथियों। कार्यभार उन्होंने संभाला था, और इस साल मतलब 14 जनवरी को उनके 2 साल कंप्लीट होने पे उनको रिटायरमेंट दे दिया गया साथियों। और इनकी जो मुख्य सफलता थी साथियों एस सोमनाथ की, क्या क्या थी? आपने चंद्रयान 3 के बारे में सुना होगा। इनके ही नेतृत्व में वो सक्सेसफुल हुआ है, और अब भी रिसेंटली हमने स्पेस में जाके डॉकिंग टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल करके दिखाया साथियों। ठीक है, तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां थी। अब उनका जो पदभार है, नए जो चीफ हैं वो संभालेंगे साथियों, डॉक्टर वी नारायण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इस सोमनाथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि उनके टेन्योर में कौन कौन से जो हमारे मिशन थे अंतरिक्ष के वो कामयाब हुए, उनके नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर। तो साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल विभाग एवं उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया है साथियों। यह नया भवन अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। ठीक है, तो ऐसे मॉडर्न डिजाइन और मॉडर्न जो भी फैसिलिटीज होती है, सारी चीज यहाँ पर अवेलेबल है साथियों इस कौशल भवन में। ठीक है, इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे साथियों। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री साथियों? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है साथियों? आपके ऑप्शन है ओमान, बहरीन, बांग्लादेश या नेपाल। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओमान के साथ हमने ये समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। यहाँ पे मैप में आप देख रहे हैं ओमान कंट्री है। ठीक है, और इसके पास के जो कंट्री साथियों पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे ईरान है साथियों, पास में बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे इनसे बॉर्डर शेयर करते हैं साथियों, यूएई। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आईटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए खाड़ी देश ओमान के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। ठीक है, ये समझौता ज्ञापन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है, जिसके तहत G2G और B2B दोनों द्विपक्षीय सहयोग का बढ़ावा देना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इसमें G2G और B2B दोनों द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जाएगा, और हम किसको कैसे एनहांस कर सके साथियों। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया साथियों ओमान कंट्री के साथ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यादगिर किला जो खबरों में था साथियों, वो किस राज्य में स्थित है? आपको उस राज्य का नाम बताना है। आपके जो ऑप्शन है साथियों, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस राज्य में यह किला स्थित है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए है, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में यादगिर किला स्थित है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। कर्नाटक सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक स्थान पहल के तहत यादगिर किले को विकसित करने के लिए 100 करोड़ की योजना की घोषणा की साथियों। ठीक है, मतलब इसके डेवलपमेंट में, इसको संरक्षण में जो भी खर्चा आएगा, उसकी जो इन्होंने टोटल योजना बनाई है साथियों, वो 100 करोड़ की है इसको विकसित करने की। ठीक है, 33 करोड़ विधायक अनुदान से और 67 करोड़ राज्य सरकार से आते हैं। ठीक है, यादगिर किला यादगिर जिले में स्थित है, जो कर्नाटक के सबसे बड़े किलों में से एक है। किले का एक मोनोलिथ पर बना है। ठीक है, एक मोनोलिथ पे बना है साथियों, जिसकी लंबाई कितनी है? 850 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। तो ऊंचाई की बात करें तो 100 मीटर लगभग ये ऊंचा है साथियों। ठीक है, इसमें कल्याण चालुक, यादव, बहमनी सुल्तान और अन्य जैसे विभिन्न राजवंशों के शिलालेख हैं। ठीक है साथियों, तो इन सारे राजवंश के यहाँ पर शिलालेख अवेलेबल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित संस्कृति उत्सव का विषय क्या है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए विविधता में सांस्कृतिक एकता, ऑप्शन बी संस्कृति से ही पहचान, ऑप्शन सी हमारी संस्कृति हमारी पहचान, या ऑप्शन डी शास्त्रीय कलाओं का संरक्षण। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाने के लिए संस्कृति उत्सव की थीम उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान रखी गई है। ठीक है साथियों, 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय और लोक कलाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य उभरती प्रतिभाओं की खोज करना और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करना है साथियों, जिसमें ख्याल, ध्रुपद और विभिन्न लोक संगीत शैलियों के साथ साथ कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नाट्य रूपों का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी साथियों यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्किट रेडियो दूरबीन जो खबरों में था साथियों, किस देश में स्थित है? आपको उस कंट्री का नाम बताना है। आपके जो ऑप्शन है साथियों, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका या चाइना। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस कंट्री में ये स्थित है मिर्किट रेडियो दूरबीन। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में ये रेडियो दूरबीन स्थित है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। दक्षिण अफ्रीका के मिर्केट रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं ने मिर्केट पल्सर टाइमिंग एरे के माध्यम से एक तेज गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि का पता लगाया है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि के हॉटस्पॉट को अभूतपूर्व विस्तार में मैप किया गया था साथियों। मिर्केट उत्तरी केप दक्षिण अफ्रीका में एक रेडियो टेलीस्कोप एरे है, जिसे मूल रूप से कारू एरे टेलीस्कोप KAT कहा जाता है। ठीक है, शुरुआत में 20 रिसेप्टर के साथ योजना बनाई गई थी, जिसे 64 मतलब 64 रिसेप्टर तक विस्तारित किया गया था। तो स्टार्टिंग में क्या होता साथियों, 20 रिसेप्टर के साथ इसकी योजना बनाई गई थी, पर इसको एनहांस करके बढ़ते बढ़ते 64 रिसेप्टर तक इसको विस्तारित किया जा चुका है। ठीक है, इसका नाम बदलकर मिर्केट कर दिया गया साथियों, जिसका अर्थ है KAT का अधिक, मतलब उससे इनहांस चीज़ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बिजनेस रेडी बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? आपके जो ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या विश्व व्यापार संगठन। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, विश्व बैंक की ये प्रमुख रिपोर्ट है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। विश्व बैंक ने रोकी गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह
अब बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट लॉन्च की है। डेटा हेरफेर और रैंकिंग अखंडता चिंताओं के कारण 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, तो 2020 में क्या हुआ था साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट होती है उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रैंकिंग की अखंडता थी साथियों, ठीक है, रैंकिंग से रिलेटेड और जो डेटा था, जो भी डेटा यूज करते थे, उसके हेर फेर के कारण इसको 2020 में इस रिपोर्ट को पोस्टपोन कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था साथियों। बी रेडी वैश्विक व्यापार माहौल का मूल्यांकन करने और समावेशी निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बेंचमार्किंग टूल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये 10 मुख्य विषयों पर केंद्रित है साथियों, जिसमें व्यवसाय में प्रवेश, स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा या दिवालियापन। ठीक है, तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिसपे ये ध्यान केंद्रित करके उसका डेटा इकट्ठा करता है किसी भी कंट्री का। ठीक है, इन सारे जो प्रमुख बिंदु होती हैं कि कैसे मतलब बिजनेस में एंट्री मिलती है किसी कंट्री में, किस स्थान पे मिलती है, कि उपयुक्त स्थान पे उससे रिलेटेड जो उपयोगी सेवाएं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, वहाँ पे जो लेबर हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसकी सेवाएं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है व्यापार का। ठीक है, लोन या कुछ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, बाजार में जो कॉम्पिटिशन है, या लास्ट में दिवालियापन। तो ये सारी चीज़ों को वो एनालिसिस करते हैं और उसके बाद किसी भी देश की रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसमें अपने अपनी रैंक बताते हैं साथियों। ठीक है, कि किस देश में इजीली आप इजी टू बिजनेस कर सकते हैं, ये उसकी रिपोर्ट होती है। इससे ये पता चल जाता है कि हमें किस देश में निवेश करना है, कहाँ पे आसानी से आप कोई अपना सेटअप लगा सकते हो। सपोज करो कि आपको कोई कंपनी खोलना है, तो आप ये रिपोर्ट कार्ड तो देखेंगे ना कि कहाँ पे इजी टू बिजनेस है, मतलब अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो कौन सी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी और बहुत कम समय में सारी फैसिलिटी अप्रूवल देने के साथ साथ सारी फैसिलिटी एक साथ दे दें, ताकि आप अपना बिजनेस जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आए। ठीक है, तो इस रिपोर्ट से जो भी लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं उसके लिए आसानी हो जाती है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कैरेबियन देश ने बढ़ती हिंसा के कारण आपातकाल की घोषणा की है साथियों? आपके ऑप्शन है जमैका, त्रिनिदाद और टेबोको, बारबोडास या गुयाना। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, इस कैरेबियन देश ने बढ़ती हिंसा के कारण इमरजेंसी की घोषणा की है। आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। तो साथियों इनमें जो बढ़ रही है हिंसा के कारण क्या हुआ है, जिसमें गिरोह से संबंधित गोलीबारी भी शामिल है, के कारण यहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई साथियों। कहाँ पर? त्रिनिदाद और टोबैगो में। ठीक है, राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। ये देश अटलांटिक महासागर में ग्रेनेडा के दक्षिण में वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित है साथियों। इसमें आर्टो इरे, कारोनी और नरीवा जैसी महत्वपूर्ण नदियां हैं साथियों। ठीक है, ये इनकी प्रमुख नदियां साथियों, आर्टो इरे और कारोनी और नारीवा। ठीक है, और उत्तरी रेंज पर्वत श्रृंखला त्रिनिदाद में है, जिसमें एल सेरो डेल एरिपो 940 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वाव धरात को किस राज्य के नए जिले के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तराखंड। तो साथियों यहाँ पे सही जो उत्तर है ऑप्शन बी है, गुजरात। ठीक है, गुजरात में नए जिले के रूप में इसे मंजूरी दी है, वाव धरात को। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले को विभाजित करके वाव थराद जिले के निर्माण को मंजूरी दी है। नए जिले का मुख्यालय थराद शहर में होगा। ठीक है, इससे गुजरात में जिलों की जो कुल संख्या है साथियों वो 34 हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये डिसीजन लिया गया है साथियों। ये कदम लंबे चले से आ रही जनता की मांग को पूरा करता है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने जनवरी 2025 में
एक नया पर्यटन कर पेश किया है साथियों? आपके ऑप्शन है भूटान, चीन, रूस या नेपाल। तो साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें कि वो कौन सी कंट्री जिसने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर मतलब पर्यटन पे टैक्स पेश किया है साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। ठीक है, तो रूस द्वारा पर्यटन टैक्स पेश किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। रूस ने पिछले रिसोर्ट शुल्क की जगह एक नया पर्यटन कर पेश किया है साथियों, जो आज से प्रभावी होगा। क्षेत्रीय पर्यटन बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए यात्रियों को अपने ठहरने की लागत का 1% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ठीक है, जुलाई 2024 में एक नए अध्याय पर्यटक कर मतलब टूरिज्म टैक्स के तहत रूसी कर संहिता में कर जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, क्षेत्रीय अधिकारी स्थानीय लेवी के रूप में कर लागू कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में पहले से ही इसे अपना रहे हैं। कर 2025 में 1% से शुरू होता है और 2027 तक 3% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग अभी सब 25 से 1% से होगी, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करके कहाँ तक बढ़ाया जाएगा? 3% तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने जनवरी 2025 में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया साथियों? ऑप्शन है जिम्बाब्वे, इराक, कुवैत या इथोपिया। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, जिम्बाब्वे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका में जिम्बाब्वे। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया साथियों, जिससे मृत्युदंड की सजा पाए लगभग 60 कैदियों को बख्शा गया है। ठीक है, देश ने आखिरी बार 2005 में किसी को मृत्युदंड दिया था, क्योंकि इच्छुक जल्लादों की कमी थी। तो जल्लादों की कमी के कारण लास्ट टाइम यहाँ पे किसी को मृत्युदंड कब दिया गया था? 2005 में साथियों। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है एमसन मानंगावा ने, जिन्हें एक बार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मृत्युदंड की सजा सुनाई सुनाई गई थी साथियों, इन्होंने ही संसद के विधेयक के बाद कानून को मंजूरी दी है। ठीक है, मननगावा ने लगातार मृत्युदंड का विरोध किया साथियों, और माफी के माध्यम से मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। ठीक है, तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है साथियों। यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिम्बाब्वे के इस कदम की प्रशंसा क्षेत्र में उल्लंघन के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में की है साथियों, कि एक पॉजिटिव उनका जेस्चर है। वैश्विक स्तर पर अफ्रीका के 24 देशों सहित 113 देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। ठीक है, 2023 में एमनेस्टी ने 1153 निष्पादन दर्ज किए, जिनमें से अधिकांश ईरान और सऊदी अरब में थे साथियों। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है साथियों? आपके ऑप्शन है हरियाणा, केरल, पंजाब या राजस्थान। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। केरल ने चंडीगढ़ को 34-31 से जीत हासिल करके अपना पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है। ठीक है, सर्विसेज के खिलाफ 23-21 से करीबी सेमीफाइनल जीत के बाद केरल फाइनल में पहुंच गया है साथियों। चंडीगढ़ ने भारतीय रेलवे को 32-30 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। केरल के देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। राहुल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जीता है। सुजीत को सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट विंग खिलाड़ी का सम्मान मिला है। और टूर्नामेंट में सर्विसेज और भारतीय रेलवे ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस योजना से जुड़ा है? साथियों आपके ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी से योजना से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी के लिए एक मुश्त विशेष पैकेज बढ़ाया है। डीएपी भारत में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, उर्वरक के साथियों, और इसमें नाइट्रोजन एन और फास्फोरस पी प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है साथियों। डीएपी में मौजूद फास्फोरस जड़ विकास को बढ़ावा देता है और पौधों की वृद्धि को तेज करता है। ये मिट्टी में जल्दी घुल जाता है, जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व निकलते हैं। ठीक है, एनबीएस योजना किसानों के लिए किफ़ायती उर्वरक सुनिश्चित करने के लिए पोषक तत्व सामग्री के आधार पर सब्सिडी प्रदान करता है। ठीक है, जिससे किसान को बहुत फायदा होता है साथियों। उनकी जो फसल होती है वो अच्छी मात्रा में यहाँ पे ग्रो होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? आपके ऑप्शन है साथियों फ्रांस और यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस और यूएई, ऑप्शन सी यूएसए और यूएई, या ऑप्शन डी फ्रांस और चीन। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस और यूएई। ठीक है, ठीक है, तो साथियों फ्रांस और यूएई दोनों ने ही डेजर्ट नाइट अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ भाग लिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है साथियों? ऑप्शन है 1 जनवरी, 15 अगस्त, 24 जनवरी या 10 फरवरी। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस समारोह, बजट तैयारी प्रक्रिया, राष्ट्रीय महिला दिवस या गणतंत्र दिवस समारोह। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है बजट तैयारी प्रक्रिया। ठीक है, जिस दिन बजट लॉन्च किया जाता है उसके पहले हलवा समारोह आयोजित किया जाता है साथियों। ठीक है, बजट बजट तैयार करने की प्रक्रिया साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में मलेशिया में नवा जोहेर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है गोयान वॉन हुई, ऑप्शन बी है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी इनियान पनीर सेल्वम, या ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने की कोशिश करें कि मलेशिया में नोवा जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है जनवरी 2025 में? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है इनियान। ठीक है, इनियान ने ये टूर्नामेंट जीता है साथियों। जिनकी इमेज है साथियों, इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने जनवरी 2025 में मलेशिया में नोवे जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में ये खिताब जीता है साथियों। ठीक है, इनकी उम्र अभी 22 वर्ष ही है। 22 वर्ष में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया साथियों? आपके ऑप्शन है साइमन हैरिस, माइकल मार्टिन, मेरी लू मैकडोनाल्ड, या ऑप्शन डी लियो बराडकर। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ये उनकी इमेज है साथियों, सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है माइकल मार्टिन। ठीक है, तो इन्हें आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। 24 जनवरी 2025 को
फियाना फेल के नेता माइकल मार्टिन को डेल आयरिश संसद द्वारा दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है साथियों? आपको इसका नाम बताना है। नेत्र, संजय, सुरक्षा या पराक्रम? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, संजय। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है साथियों। ठीक है, किसने? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी या ऑप्शन डी 27 जनवरी। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 जनवरी को। ठीक है, तो 25 जनवरी भारत अपना मतदाता दिवस मनाता है साथियों। तो 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएगा। ठीक है, यह दिन 1950 में भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई की स्थापना का प्रतीक है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है साथियों? आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी साथियों ये ऑप्शन बी एप्पल है, यहाँ पर एप्पल कंपनी। ठीक है, ऑप्शन सी टीसीएस, ऑप्शन डी टेस्ला। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कि वो कंपनी कौन सी है जिसका जो मार्केट कैपिटल है वो 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है। तो साथियों जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है साथियों, जो पहले नंबर पे वो कौन सी कंपनी है? वो है एप्पल। ठीक है, दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है 3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया साथियों। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट इस आंकड़े को छूने वाली दूसरी कंपनी है। फिलहाल जो है एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है साथियों, मूल्यवान कंपनी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य विनियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है। आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन है सन फार्मास्यूटिकल, ऑप्शन बी सिप्ला लिमिटेड, ऑप्शन सी जाइडस या ऑप्शन डी लुपिन। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी जाइडस। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। जाइडस लाइफ साइंसेस को हाल ही में अमेरिकी स्वास्थ्य विनियामक यूएस एफडीए से पोस्टरपेटिक न्यूरल जीवो से संबंधित जेनेरिक दवाओं के विपणन विपणन के लिए अंतिम मंजूरी मिली है साथियों। ठीक है, तो ये न्यूरल जिया से संबंधित जेनेरिक दवा के लिए विपणन के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई साथियों। किस कंपनी को? जाइडस लाइफ साइंसेस को। ठीक है, इसके तहत कंपनी गोबा पेंटिन टेबलेट का उत्पादन विपणन कर सकेगी। गोबा पेंटिन टेबलेट के लिए अधिकार पाने वाली जाइडस पहली भारतीय कंपनी बनी है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित कर चुकी है? आपके जो ऑप्शन है 11, 21, 31 या 41। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों सही उत्तर है 31 लोग। तो केंद्र सरकार द्वारा 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं साथियों। इस साल गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है साथियों। इनमें से 3 लोगों को ये पुरस्कार उनके
मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इन पुरस्कारों में 3 लोगों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है। तो साथियों, यह आज का अंतिम प्रश्न था। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। साथियों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।